Okay, good morning students. Now again we resume with our second class of advertisement. पहले क्लास में मैंने आपको व्हीकल को बेचने के या खरीदने के बारे में बताया था. कभी कभी क्या होता है कि आपको गाड़ी की ज़रूरत भी होती है तो आप परचेज का भी एडवर्टीजमेंट देते हो और कभी कभी आपको बेचना होता है तो आप सेल का एडवर्टीजमेंट देते हो. तो आज हम क्या करेंगे कि एक एडवर्टीजमेंट बनाएंगे. पहली बात तो क्वेश्चन कैसे आता है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ. ये क्वेश्चन है, ठीक है. क्वेश्चन को हम पहले देख लेते हैं. ये क्वेश्चन है आपका. सपोज यू आर एन ओनर ऑफ अ मारुति 800 सीसी कार. You want to sell the car. ओके, अब इसको हम आपको बोल रहे राइट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल न्यूज पेपर. अब ये आपको दे दिया. अब आपको बोलेंगे यू आर रवि वर्मा लिविंग इन दिल्ली. ठीक है ना, ये आपका क्वेश्चन हो गया. वापस क्वेश्चन को हम एक बार रिपीट करते हैं. सपोज यू आर एन ओनर ऑफ अ मारुति 800 सीसी कार. ठीक है, आप उस गाड़ी के मालिक हो. यू वांट टू सेल द कार बेचनी है. राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर. यू आर रवि वर्मा लिविंग इन दिल्ली. आ गया आपको समझ में. यहाँ पे कार बेचनी है, ओनर ऑफ कार के आपको एक एडवर्टीजमेंट बनाना है. कार बेचनी है लोकल न्यूज़पेपर के लिए और आप रवि वर्मा हो, दिल्ली में रहने वाले. सो दिस वाज अवर क्वेश्चन. क्वेश्चन नोट कर लिया. अब हम आगे बढ़ते हैं. एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं. सपोज यू आर एन ओनर ऑफ अ मारुति 800 कार. ये आपका बता था गाड़ी आपकी है. यू वांट टू सेल द कार. आपका इरादा क्या है? गाड़ी बेचनी है. राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल न्यूज़पेपर. एक लोकल न्यूज़पेपर के लिए एक एडवर्टीजमेंट बनाओ. और राइट यू आर रवि वर्मा लिविंग इन दिल्ली. आप रवि वर्मा हो जो दिल्ली में रहते हो. सो दिस वाज द क्वेश्चन. इसी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. अब हम ये देखते हैं. देखिए एडवर्टीजमेंट के अंदर आपकी 10-12 क्लासेस लगेगी क्योंकि कम से कम 8-9 तरह के एडवर्टीजमेंट अभी हैं हमारे कोर्स में. तो बहुत धीरे धीरे चलेंगे. अभी मैं एक बना रहा हूं, फिर आप इसका बाइक का बनाना या साइकिल का बनाना आपके तरीके से. ठीक है, तो सबसे पहले ऑलवेज डिटरमिन. जैसे ये मेरी कॉपी है, कॉपी का सेंटर ये है, तो मैं सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालूंगा फॉर सेल. नाउ दिस इज कॉल्ड हेडिंग. क्या कहलाता है आपका? हेडिंग. हेडिंग करने के बाद ऑलवेज अंडरलाइन इट. लास्ट एक चीज और बताता हूँ, बॉक्स पहले कभी नहीं बनाना है. बॉक्स विल बी मेड इन द लास्ट. अब इसका सिमेट्री देख लीजिए. सपोज आपने यहाँ से यहाँ तक किया तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना ही चलेगा, है ना. ये एक सिमेट्री कहलाता है कि दोनों तरफ थोड़ा सुंदर लिखे. अब आपको क्या बेचना है? मारुति 800 सीसी. आ गया. अब यहां पे तुरंत कॉमा दे दो. कलर वाइट. अब देखिए मैं इसको एक तरीका बताता हूं. अब ये एडवर्टीजमेंट बड़ा लग रहा है, ठीक है. अगर एक्चुअल एक अखबार में देता तो मैं इसको ऐसा लिखता, अ वाइट मारुति 800 सीसी. तो कलर वर्ड जो है वो खत्म हो जाता आपका. आप यहाँ पे व्हाइट लिख देते तो कलर आपको लिखने नहीं पड़ता. कलर से आपके कितने शब्द बचते हैं? 1 2 3 4 5 6 और एक स्पेस 7 स्पेस बच जाती है. लेकिन चूंकि हम लोग इसमें लिख रहे हैं एग्जाम में, इसलिए लंबा लिखेंगे. अब मारुति 800 सीसी, ठीक है. अब मारुति 800 सीसी, कलर वाइट, मॉडल MODEL, मॉडल 2002. ठीक है, यहाँ पे हो गया. इन एक्सीलेंट. एक्सीलेंट को आप छोटा कर सकते हो. वेल कंडीशन. फिर मैंने बताया था रनिंग, RUNNING, रनिंग. रनिंग 50,000 किलोमीटर्स. ठीक है. अब आपकी गाड़ी का डिस्क्रिप्शन विथ AC एयर कंडीशन एंड फुल एसेसरीज. ठीक साहब, ये आपका हो गया पूरा डिस्क्रिप्शन. आपने पूरी गाड़ी का विवरण इसमें बता दिया. अब प्राइस. प्राइस 1.25K. ठीक है, ये 1,25,000 आपके हो गए, या लैख लिख सकते हो. अब सपोज चलो लैख ही लिख देते, आप कंफ्यूज ना हो. LSA लैख.
अब आप आगे चलते हैं, प्राइस 1.25 लाख, अब आप लिख दो निगोशिएबल। ये वर्ड आपको बार बार लिखना पड़ेगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट में कोई भी जो आप देखते हैं प्राइस फिक्स नहीं होती है, प्राइस फिक्स केवल रेंट की होती है, जो किराए का मकान होता है उसमें होती है। प्राइस 1.25 लाख यानी कि 1.25 लाख रुपए इसके प्राइस है, जो कि निगोशिएबल है। ओके, अब आ जाता है मेन पार्ट। अब अगर कॉन्टैक्ट किसको करना है तो उसके पहले आपको लिखना है कि जो इस गाड़ी को लेने के इच्छुक हो, तो आपको लिखना है इंटरेस्टेड पर्सन। आप यहाँ पे आप पार्टीज भी लिख सकते हो, PARTIES। इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टैक्ट, किसको कॉन्टैक्ट करना है, नाम याद है आपको? यस, रवि वर्मा, रवि वर्मा, B34 RK कॉलोनी, दिल्ली। अब मोबाइल नंबर कैसे लिखेंगे? बच्चे क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं वहाँ पे। एग्जामिनर कुछ अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा मानते हैं, तो हमको सबसे बेस्ट तरीका क्या करना है, ऐसे इस तरीके से कर दो जैसे 98। अब बाकी के जो डिजिट्स है आप इस तरीके से क्रॉस कर दो। सो देयर वुड बी नो सिचुएशन ऑफ कन्फ्यूजन, और किसी प्रकार का कोई दूसरा आइडिया नहीं लेगा। ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट तैयार। नाउ द लास्ट वर्क, क्या करना है आपको? आपको करना है ये, देखिएगा क्या बन गया, ये आपका बन गया है बॉक्स। ठीक है, अब ये आपका बॉक्स बन गया। अब सेकंड थिंग, इसका हेडिंग का भी आपको बॉक्स देना पड़ेगा। दिख रहा है अब आपको? तो ये क्या हो गया, आपका एक एडवर्टीजमेंट जो है किसका, व्हीकल का, वो तैयार हो गया। अब आप कुछ इसमें चेंज करना चाहते हो, सपोज आपकी बाइक है, ठीक है, अब बाइक है तो क्या करेंगे, देखिए यहां से शुरू हो जाता है, ये हो गया, आपकी कंपनी जो है वो चेंज हो गई। अब आपको चेंज हीरो होंडा 100 सीसी, अब यहाँ पे आप बाइक लिख दो, हो गया वही, कलर वाइट, मॉडल वही चलने दो, इन एक्सीलेंट कंडीशन, ठीक है, रनिंग आपका हो गया। अब मोटरसाइकिल में एसी तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, देखिए फुल एसेसरीज हो गया, लेकिन दिमाग लगाने की बात है, 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलती, टायर खत्म हो जाते थे, यहाँ पे लिख दिया विथ न्यू टायर्स, क्योंकि आपने नए टायर डलाए हैं, न्यू टायर्स एंड फुल एसेसरीज, हो गया। एसेसरी में आपका कांच है, डिक्की है, सब है। अब हम आते हैं, वी कम टू द प्राइस। अब प्राइस आपकी कितनी करनी है, तो आप प्राइस में देखिए PRICE प्राइस, सपोज आपने लिख दी 15,000 रुपीज़, रुपीज़ में ये वाला सिंबल लगाना, ये न्यू सिंबल है, प्राइस 15,000 रुपीज़, दैट इज निगोशिएबल, ठीक है। और अब इसको देखिए, आप यहाँ पर कुछ ऐसा भी कर सकते हो, निगोशिएट के ऊपर भी आप स्टार लगा सकते हो। आजकल लोग जानते हैं कि जिसके ऊपर भी स्टार लगा हो उसके लिए कुछ विशेष कंडीशंस होगी। सो प्राइस 15,000 रुपीज़, निगोशिएबल, इंटरेस्टेड पर्सन्स में कॉन्टैक्ट रवि वर्मा, हो गया, ये चेंज हो गया आपका। कोई भी आइटम आपको बेचना है तो ये इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सपोज अब आपको बेचना है, आप देखिए आपको रेफ्रिजरेटर बेचना है, फ्रिज बेचना है आपको, फ्रिज भी तो बेच सकते हैं हम लोग। अब फ्रिज कैसे बेचना है, तो ये वापस हीरो होंडा का फ्रिज होता नहीं है था, तो अब कलर तो होता है, ठीक है साहब, अब फ्रिज का मॉडल भी होता है, ठीक है, इन एक्सीलेंट कंडीशन होगा, फ्रिज चलता नहीं है, तो अब यहाँ पे कुछ और लिखेंगे। देखिए ये कंप्लीटली जो है वो आपकी क्रिएटिविटी, आप कितना अब टायर भी नहीं होंगे उसमें, ठीक है। अब मैं इसको चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। अब क्या कंप्लीट रहता है, देखिए निगोशिएबल कंप्लीटर वही का वही रहेगा, इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट नाम वही रहेगा। अब केवल हमको कुछ चेंज बेसिक करने हैं। अब क्या लिखेंगे, रेफ्रिजरेटर, ठीक, सॉरी कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा, वोल्टास रेफ्रिजरेटर लिखो, फ्रिज लिखो, छोटा कर देते हैं,
वोल्टास फ्रिज, ठीक है, वह कलर वाइट, मॉडल 2002 इन एक्सीलेंट कंडीशन। अब इसके अंदर आपने देखा होगा स्टार्स आते हैं, 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार, तो आप लिख दो 3 स्टार रेटेड। कौन सा है? 3 स्टार का रेटेड है। फिर अब कितना यूज़ किया है या इसको कितने लोगों ने यूज़ किया है? इन एक्सीलेंट कंडीशन 5 स्टार रेटेड है। सिंगल फैमिली यूज्ड, एक ही परिवार ने इसको यूज़ किया है। फिर इसके बाद में फ्रिज में जैसे डबल डोर होता है तो आप लिख दीजिए डबल डोर, और फिर विथ ऑल एसेसरीज। फ्रिज में भी एसेसरीज आती है। अब प्राइस आप लिख दीजिए 6,000 रुपये आपको देना है, ठीक है, और हो गया। अभी आपका फ्रिज बिक रहा है। करना कुछ नहीं है, फॉर्मेट वही का वही है, बस वहीं से आपको आगे चलना है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप अभ्यास करना, और भी आप नेट पर भी आप देख सकते हो, बहुत सारे इस तरीके के जो एडवर्टीजमेंट है वो बने हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम वी विल गो विद टू लेट, जो किराए के घर के लिए हम जाते हैं उसके लिए चलेंगे, ओके। इसको हम थोड़ा सा वीडियो को आप वापस देख पाए इसके लिए मैं हट जाता हूँ, और एक 5-10 सेकेंड के बाद में इसको हम पोज करेंगे। एंड टिल देन गुड बाय। Good morning student, this is our lesson basic concept of national income, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। लेसन नंबर 14 चल रहा था, आपने पहले 2 पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, ये 3rd पार्ट है, ठीक है। पहले वाले पार्ट में मैं एक बार बता दूँ स्टार्टिंग से, शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक और फ्लो पढ़ा था, स्कंद और प्रवाह मतलब। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब चक्राकार आय का प्रवाह, है ना। उसके बाद हमने कुछ वस्तुएं पढ़ी थी, जैसे कंज्यूमर गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब अर्धनिर्मित वस्तुएं, और अंतिम वस्तुएं वगैरह वगैरह, ये सब हम पढ़ चुके थे, ठीक है। कुछ फ्लो भी पढ़े थे, जैसे रियल फ्लो, मनी फ्लो मतलब वास्तविक प्रवाह, मुद्रा प्रवाह, ये सब भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हिंदी में इसको बोलते हैं सकल निवेश। देखो ग्रॉस वर्ड या सकल, वैसे मेरे ख्याल से आपको अकाउंट्स में 11th में आपको अकाउंट्स पढ़ाया होगा, तो ग्रॉस और नेट तो पढ़ाया ही होगा। मतलब ग्रॉस क्या है, नेट क्या है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। ग्रॉस फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्रॉस का मतलब होता है सकल, जिसमें डेप्रीसिएशन जुड़ा हुआ है। मतलब डेप्रीसिएशन को भी साथ लेके किसी वस्तु की कीमत बताते हैं, ठीक है, तो ग्रॉस होता है। अब यहाँ कीमत नहीं बता रहे, इन्वेस्टमेंट बता रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश। देश के सब लोग निवेश तो करते हैं, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर मेरी मतलब सैलरी आती है तो ज़रूरी थोड़ी है कि मैं पूरा खर्चा ही करूँगी, मैं ये भी तो सोचूंगी कि थोड़ा भी मुझे बचाना चाहिए। हर इंसान ये सोचता है कि जो भी उसकी कमाई हो, चाहे कम से कम हो ज़्यादा से ज़्यादा हो, अगर बच सकती है तो कुछ बचा के जमा ज़रूर करना चाहिए भविष्य के लिए। ये हर इंसान सोचता है और करते भी हैं और करना भी चाहिए, ठीक है। जब आप लोग भी किसी जॉब में रहोगे तो आप लोग यही करोगे कि अपनी आय का कुछ हिस्सा जमा करने की कोशिश करोगे, ताकि फ्यूचर के लिए सेविंग हो सके और फ्यूचर में आपका जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत हो तो वो वहाँ से पूरी हो जाए। तो निवेश, यहाँ पे देश की बात हो रही है ना, किसी एक आदमी की बात तो हो नहीं रही है, मेरी या आपकी या किसी और की बात तो हो नहीं रही है, पूरे देश की बात हो रही है। तो पूरे देश के लोग जो निवेश करते हैं उसको बोलते हैं सकल निवेश। अब निवेश में से जब डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं, देखो डेप्रिसिएशन वर्ड को मैं हिंदी में एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन बोलना आपको इंग्लिश में भी आना ज़रूरी है, इंग्लिश में भी आपको समझ में आना चाहिए कि डेप्रिसिएशन है तो क्या मतलब है इसका। इसका कोई हिंदी में इसका नाम मैं नहीं बताने वाली,
वो इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको अकाउंट में रोज़ ही करनी होती है ना। डेप्रीसिएशन का पूरा एक लेसन है आपका अकाउंट में। 11th में ही था शायद, 11th में ही होता है डेप्रीसिएशन का, और अगर 11th में लेसन नहीं है तो 12th में तो होगा ही। और बहुत सारी जगह डेप्रीसिएशन आपको करने पड़ते हैं अकाउंट्स में, ठीक है। जैसे मशीन पे डेप्रीसिएशन लगता है, प्लांट पे डेप्रीसिएशन लगता है। तो डेप्रीसिएशन वर्ड से आप अच्छी तरह से आपको पता है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, तो उसको मुझे अलग से आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने बता दिया कि डेप्रीसिएशन का मतलब होता है कि जो भी टूट फूट होती है हमारी नियमित जो टूट फूट चलती है, जैसे कि हमने एक प्लांट या एक मशीनरी जो है इंपोर्ट किया या परचेज़ किया अपने कंपनी के लिए या अपनी इंडस्ट्री के लिए, कुछ टाइम बाद उसका जो आउटकम होता है वो कम हो जाता है, या उसकी जो स्पीड है या उसका जो मतलब जो जिस तरह से वो पहले वर्क करती थी वैसे अब वर्क नहीं करती, क्योंकि घिसावट लगती है, वो पुरानी होती जाती है ना। एक नया फ़ैन अपन लगाते हैं तो वो बहुत अच्छी हवा देता है, अगर अच्छा फ़ैन है, अच्छी तरह से उसको फिट किया गया, बहुत अच्छी हवा देता है। लेकिन अगर वही फ़ैन पुराना हो जाता है, जैसे जैसे वो पुराना होता है, मतलब 3-4 साल 5 साल तक तो अच्छी खासी हवा देता है, उसके बाद उसे आप दिन रात ही चला रहे हो, ठीक है, उसे रेस्ट ही नहीं मिल रहा, तो फिर वो धीरे 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 ख़राब होना शुरू हो जाता है। बाकी आप देखते हो कि हम लोग सर्दियों में फ़ैन नहीं चलाते हैं, बहुत ठंड लगती है, तो उस समय इन मशीन को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें रिकवर हो जाती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन प्लांट और मशीनरी कंटिन्यू करते हैं। एक फ़ोन भी हम लोग लेते हैं नया, 20,000 का फ़ोन लिया, 2 महीने बाद भी बेचोगे तो भी कोई आपको 20,000 नहीं देगा, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि उसकी घिसावट कटती है उसमें से, मतलब उसका मूल्य कुछ तो कम होता है, और जितना मूल्य कम होता है वो जो जितना कम हुआ है उसी को डेप्रीसिएशन कहा जाता है। तो देखते हैं हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कैसे मिलता है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रीसिएशन। मतलब जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है, खाली इन्वेस्टमेंट होता है हमारा, उसमें जब हम डेप्रीसिएशन को जोड़ते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी को कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और डेप्रीसिएशन समझ में आ गया। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने से ये मिलता है, तो इसमें से डेप्रीसिएशन घटाएंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा, है ना, सीधी सी बात है। तो इस तरह से हम इन्हें निकाल सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। क्या होता है, हिंदी मीडियम अपनी किताब खोल के बैठे साथ में। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, और टेरिटरी का मतलब होता है व्यापार, उद्योग, ठीक है। तो ये घरेलू व्यापार क्या होता है, ये कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, पढ़ा हुआ है अपने स्कूल में, 10th तक भी पढ़ा है, उससे पहले भी पढ़ा होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसका मतलब ये है कि देश की सीमाओं में, मतलब अपने देश में ही जो सारे व्यापार होते हैं, लेन देन होते हैं, खरीद बिक्री होती है, उत्पादन होता है, ये सब क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब घरेलू उद्योग या घरेलू व्यापार होते हैं। पर हम देश के बाहर व्यापार करते हैं, जैसे अपने देश में कुछ बना, हमने किसी और देश को बेच दिया, बेचा अपन ने किसी और देश को, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोर्ट। और किसी और देश से हमने खरीदा, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्पोर्ट। इस बात का ध्यान रखना। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जब नहीं होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता ही नहीं है, सिर्फ देश के अंदर अंदर ही लोग खरीदते बेचते हैं, तो उसको डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं, मतलब घरेलू व्यापार कहते हैं। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होगा आप लोगों को, ठीक है। इजी है वो, तो वैसे ही याद रह जाएगा। कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स का मतलब होता है ऐसे लोग, नॉर्मल मतलब सामान्य,
नॉर्मल का मतलब सबको ही पता है, फिर भी मैं क्या करूँ, लिखना पड़ रहा है, हिंदी मीडियम वालों को नहीं पता हो तो। रेसिडेंट का मतलब है रहवासी। रहवासी आप लोग समझते ही हो, मतलब वहाँ के रहने वाले, ठीक है। सामान्य जो रहने वाले हैं, जैसे आप मैं, तो हम लोग हमारे देश में जो जो चीज़ें मिलती हैं वो खरीदते हैं। इंपोर्ट कुछ होता है बाहर से भी, अगर कुछ इंपोर्ट होता है अपने देश में बिक रहा है तो हम लोग खरीदते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अपने देश में ही कुछ ना कुछ काम करते हैं, मतलब अपने देश में ही कुछ ना कुछ काम करके कमाते हैं और अपने देश में ही खर्चा करते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम काम यहाँ कर रहे हैं और ख़रीदने के लिए अमेरिका, यूरोप वगैरह वहाँ कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम यहीं काम कर रहे हैं, यहीं खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हमारा घर भी यहीं है, तो हम घर बनाएंगे तो भी यहीं कहीं इंडिया में बनाएंगे, कार लेंगे तो भी इंडिया में ही खरीदेंगे और इंडिया में ही घूमेंगे, है ना। तो ये सामान्य रेसिडेंस होते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, NFIA। हमें ये शॉर्ट नेम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जब हम बढ़ेंगे तब ये शॉर्ट नेम के से ही आएगा, ये नहीं कि पूरा पूरा नाम आने वाला है। आगे हमारे कुछ फॉर्मूलेज आएंगे अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें NFIA आएगा। तो NFIA का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है, इस टर्म को इसी लेसन में आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगले लेसन में सीधा इसका शॉर्ट नेम आएगा और जहाँ पे भी आएगा आपको समझना पड़ेगा, अच्छा इसका मतलब ये है। तो अभी इसको आपको ध्यान देना है। Net factor income from abroad is the difference between the income received from abroad by the normal resident of a country for rendering factor services and the income paid for the factor services rendered by non-residents within the domestic territory of a country। देखो, देश के कुछ नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं, जैसे आप और मैं, हम लोग इम्पोर्टेड वस्तुएं खरीदते हैं या फिर बाहर जाते हैं और बाहर खर्चा करते हैं विदेशों में, ठीक है। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, हमने वहाँ से ख़रीदा तो हमारा पैसा उनके पास गया, ठीक है। वैसे ही वहाँ के लोग इंडिया की चीज़ें खरीदते हैं, यहाँ से हम जो एक्सपोर्ट करते हैं वो उनके लिए क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। वो तो यही बोलेंगे हमने इंडिया से इंपोर्ट किया है, पर हमने क्या किया है, उनको एक्सपोर्ट किया है। उन चीज़ों को वो खरीदते हैं तो वो पैसा किसके पास आता है, इंडिया के पास आता है। तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है उसमें से माइनस करेंगे हमारे पास से जो पैसा जा रहा है विदेश में, तो हमको मिलेगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट इसलिए क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन भी माइनस है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इनकम मतलब आय, फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड मतलब विदेशों से होने वाली आय। तो ये भी तो होता है कि हमारे देश के कुछ लोग होते हैं ना, कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग जगह जाते हैं और वहाँ पे नौकरी या व्यापार या कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ, और वहाँ पे कमाते हैं और वापस, उनका घर तो यही होता है, वापस यहाँ आ जाते हैं और वो जो कमाया हुआ पैसा उसको बचा के लाते हैं और यहाँ पे खर्चा करते हैं, तो सीधा पैसा बाहर से यहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ और देशों के लोग अपने यहाँ पे भी आते हैं। अपन क्यों विदेश जाते हैं, सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी किसी देश की है तो वो है कुवैत की, सबसे ज़्यादा महंगी करेंसी दिनार।
ठीक है, दुबई की है दिरहम, ठीक है, इस तरह की करेंसीज हैं अलग अलग देशों की। यूरोप की यूरो है, अमेरिका की डॉलर है, इस तरह की अलग अलग करेंसी होती है। सबसे महंगी करेंसी जो होती है, जो है अब पूरे वर्ल्ड में, वो दिनार है। तो अपने देश के, अपने राजस्थान के ही कितने सारे लोग, आपको पता होगा कि कुवैत जाते हैं, दुबई जाते हैं, है ना, और कमा के पैसा बचा के लाते हैं और यहाँ पे खर्चा करते हैं, क्योंकि अपने को वहाँ का पैसा जो है वो महंगा है इंडिया के पैसे से। तो वहाँ के पैसे को जब इंडिया के पैसे में कन्वर्ट करते हैं, इंडिया के रुपीज़ में, तो बहुत सारे रुपीज़ मिलते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, जैसे कि वहाँ का एक दिनार जो होता है, कहाँ का, कुवैत का, कुवैत का जो एक दिनार है, ठीक है, वो इंडिया के 200 रुपये के बराबर है। मतलब वहाँ अगर आप एक दिनार कमा रहे हो, मतलब इंडिया के 200 रुपये कमा रहे हो। 200 से थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है, ज़्यादा तो नहीं होता, कम है 200 से, पर मैं एक बता रही हूँ आपको, एग्जांपल दे रही हूँ। तो वहाँ पे अगर कोई महीने के 1000 दिनार कमाता है, तो वो अपने देश के कितने कमाता है, 20,000 रुपये कमा लेता है। और अगर वो वहाँ पे 5 दिनार कमाता है, तो अपने देश के कितने कमाता है, 1 लाख के लमसम कुछ। इस तरह से बहुत ज़्यादा हो जाता है, अपने देश की रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो यहाँ आके खर्चा करते हैं, तो भी उनके पैसे बच जाते हैं। उन बचे हुए पैसों से फिर वो यहाँ पे घर बनाते हैं, अच्छे अच्छे गाड़ियाँ लेते हैं। आपने देखा होगा कुवैत से जो लोग आते हैं यहाँ पे खर्चा करते हैं। वैसे ही नेपाल की करेंसी जो है वो इंडिया की करेंसी से कम है, पाकिस्तान की करेंसी भी इंडिया की करेंसी से कम है। तो वो लोग अक्सर यहाँ पे आते हैं, आपने देखा होगा गुरखाज वगैरह इंडिया में आते हैं कमाने के लिए, क्योंकि उनको वो सस्ता पड़ता है। मतलब सस्ता क्या, अच्छी इनकम हो जाती है उनकी, तो इसलिए अपने देश के लोग वहाँ पे जाते हैं। तो अपने देश में जो पैसा आया, मतलब एक्सपोर्ट को एक्स से देखते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। इंपोर्ट को अपन किससे लिखते हैं, एम से। देखो एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब हिंदी में निर्यात। एम को हम लोग बताएंगे इंपोर्ट से, इंपोर्ट का मतलब है आयात, ठीक है। तो NFIA के लिए x माइनस एम भी कर सकते हैं, तो जो मिलेगा वो हमें मिलेगा NFIA, x माइनस एम करने से। अगला टर्म है कॉन्सेप्ट ऑफ नेट डायरेक्ट टैक्सेस। टैक्स कौन लेता है, सरकार लेती है ना, ये बात तो सबको ही पता है, टैक्स सरकार लेती है। लास्ट टर्म है ये अपने लेसन का, तो इसको समझ लो, कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। टैक्सेस का मतलब क्या होता है, कर। इनडायरेक्ट मतलब सीधे तौर पे नहीं, है ना। नेट का मतलब पता ही है, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस है। अब इसका सूत्र क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। टैक्स का मतलब तो आपको पता है, कर जो लगता है, जो हमसे सरकार वसूल करती है, और सब्सिडी का मतलब होता है जो सरकार हमको देती है। जैसे कि घरेलू जो गैस होती है, LPG जो होती है, उस पर हमें सरकार सब्सिडी देती है ना, और बाकी सारी चीज़ों पे हमसे टैक्स लिया जाता है। तो सरकार से जो मिलता है वो सब्सिडी है, और जो हम सरकार को देते हैं वो टैक्स है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू ग्रॉस इनडायरेक्ट टैक्स। ग्रॉस का मतलब वो जिसमें कुल है, जितना भी हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उसमें से अगर सब्सिडी को माइनस करें तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है, ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो हम छोटी छोटी वस्तुओं पे देते हैं, जैसे कि एक पेन खरीदते हैं तो भी उसमें हम टैक्स दे रहे हैं, कोई भी पैकेज फूड खरीदते हैं उन पे भी हम टैक्स दे रहे हैं, जितनी भी चीज़ें जो हमें मिलती हैं उन सब पे हम इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। वो सारा टैक्स सरकार को जाता है और उसमें से हम माइनस करते हैं सब्सिडी, क्योंकि सरकार हमें सब्सिडी भी देती है। तो सब्सिडी माइनस करने पे हमें जो मिलता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये लेसन ख़त्म हो गया और आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बार बार वीडियो को देखिए। थैंक यू। त्रैमासिक भी हो सकता है। इन दोनों विधियों में दोस्तों डिफरेंस क्या है कि जब अलग अलग राशि अलग अलग समय पर अगर आप निकालते हैं तो उस समय सरल विधि या गुणनफल विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब एक पर्टिकुलर निश्चित टाइम पे निश्चित राशि यानी कि फिक्स अमाउंट फिक्स टाइम पर अपन निकालते हैं और रेगुलर अगर निकालते हैं तो हम एवरेज मेथड का यूज करते हैं। तो एवरेज मेथड मंथली बेसिस पे हो सकता है, क्वार्टर बेस पे हो सकता है, हाफ ईयरली बेस पे हो सकता है, एवरी 2 मंथ बेसिस पे हो सकता है, मतलब हर 2-2 महीने की गैप में हो सकता है ना, पर निश्चित होगा ये अंतराल फिक्स रहेगा और एक अमाउंट भी सेम रहेगा। जिस दिन अमाउंट सेम रहेगा उस समय अपने को क्या करना है, ये वाला मेथड यूज करना है जिसका नाम क्या है, औसत अवधि विधि। तो यह मासिक और त्रैमासिक बेसिस पे निकालना हम देखेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, आहरण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इसके लिए अपने को फॉर्मूले में लिखना है कुल आहरण यानी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 यानी दर बटा 100 इनटू औसत अवधि यानी कि जो एवरेज टाइम अपन निकालेंगे, एवरेज टाइम डिवाइड बाय 12, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एवरेज मेथड के थ्रू। जैसे हमारे सामने क्वेश्चन है, जीएसटी पार्टनर है, कितने साझेदार हैं यहाँ पर, 3 पार्टनर्स हैं, जी, एस और टी, 3 पार्टनर्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ ये बताया कि जी प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2000 रुपए निकालता है। प्रत्येक माह का प्रारंभ का मतलब होता है 1 तारीख, है ना। तो हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे निकाल रहा है, कितने, 2000। ठीक है, फिर उसके बाद एज दे रखा है, एज जो है वो क्या कह रहा है, प्रत्येक माह के अंत में, प्रत्येक माह की अंत तारीख 30 भी हो सकती है, 31 भी हो सकती है, या फरवरी का महीना हो तो 28 और 29 भी उसका लास्ट तारीख हो सकता है। तो एज प्रत्येक माह के अंत में 3000 रुपए निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद टी जो है वो प्रत्येक माह के मध्य में 1000 रुपए निकालता है। एवरी मंथ के मिडल में क्या करता है, 1000 रुपए निकालता है। मिडल का मतलब 15 तारीख 16 तारीख, है ना, या तो दी होगी या डेट, या फिर आपको मध्य में बोल दिया होगा। अब देखिए आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम। अब आप इसके अंदर कौन सा मेथड यूज करेंगे, इसमें आप सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, औसत विधि। औसत विधि यानी एवरेज मेथड। अब एवरेज मेथड यहाँ क्यों काम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो बताया है कि प्रत्येक माह के प्रारंभ में, यानी कि एवरी मंथ आ गया, एवरी मंथ का मतलब पूरे साल भर रेगुलर चलेगी एक्टिविटी। और उसके बाद प्रारंभ में मतलब बताया है कि हर महीने की 1 तारीख है तो बस 1 तारीख ही रहेगी, 2 तारीख नहीं होगी या लास्ट तारीख नहीं होगी। फिर उसके बाद 2000 रुपए का अमाउंट है वो भी रेगुलर है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज मेथड यूज करेंगे। एवरेज मेथड यूज करने से पहले अपन हम देख लेते हैं कि ये औसत अवधि कैसे निकालेंगे। आपको जितने भी महीने दे रखे हैं, सपोज जैसे पूरे साल भर में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, अब आपके सामने 3 कंडीशन होंगी, प्रारंभ, अंत और मध्य। चलिए देख लेते हैं क्या करना है आपको इसके अंदर। जैसे अगर कोई पहली तारीख को निकालता है, कोई मिडल तारीख को निकालता है 15 या 16 तारीख को, कोई लास्ट तारीख को निकालता है 28, 29, 30, 31, है ना, ये दोनों फरवरी के हो जाएंगे, बाकी के महीने हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि अगर फर्स्ट तारीख को कोई विड्रॉ करता है तो आपको +1 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, फर्स्ट तारीख को निकालता है तो +1 डिवाइड बाय 12 करना है, 12 मंथ तो है ही है, और +1 डिवाइड बाय 2। अगर आपको 15, 16 यानी कि मध्य के लिए बोला जाता है, मिडल ऑफ द मंथ बोला जाता है, तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, अगर मध्य तारीख बोले तो आपको +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख बोले तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। ध्यान रखना है, बस ये आपको करना है मंथली बेसिस पर। क्या करना है, अगर फर्स्ट तारीख को विड्रॉ बोलना है एवरी मंथ तो +1 करना है, मिडिल तारीख दे रखी है +0 डिवाइड बाय 2 करना है, और अगर लास्ट तारीख दे रखी है तो -1 डिवाइड बाय 2 करना है। अब ये जो आएगा कितना, 12 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13/2, जिसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं 6.5। ये 6.5 आपके क्या है, एवरेज मंथ आ जाएगा। क्या जाएगा, एवरेज मंथ यानी औसत अवधि। इसका निकालो, 12 और 0 होते हैं, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना जाएंगे, 6,
यहाँ पर 12 माइनस 1, 12 में से 1 गया कितना बचा 11, 11 अपॉन 2 इसको शॉर्ट करेंगे कितना जाएगा 5.5। तो दोस्तों इस तरह से इन तीनों के जो एवरेज मंथ आएंगे, जो अपने को यहाँ औसत अवधि फॉर्मूले के अंदर लिखनी है, वो इस तरह से निकालनी है। ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे तो 6.5, 6 और 5.5 देखा जाए तो 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, 0.5 का यहाँ फर्क पड़ेगा, है ना, कम होता जाएगा। ये +1 क्यों किया, क्योंकि ये 1 तारीख को कर रहा है, या -1 क्यों किया, क्योंकि एक महीना पूरा माइनस हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी महीने जैसे 10 महीने तक अगर वो लास्ट तारीख को पैसे निकाल रहा है तो फर्स्ट वाला महीना तो वैसे माइनस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अपने को क्या करना है, ये एवरेज मंथ निकालना देखना है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना एवरेज मंथ निकाल लिया है। जो अपने को याद रखना है, इसका 6.5 है, इसका 6 है और इसका 5.5 है। ठीक है, एवरेज मंथ निकाल लिया, याद रख लिया हमने। अब देखते हैं जी का टोटल ड्रॉइंग्स। तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, जी का कुल आहरण। ठीक है, जी टोटल ड्रॉइंग। अब जी ने कितने निकाले, हर महीने 2-2 निकाले और पूरे साल भर तक निकाले। तो 2000 इंटू अगर 12 करेंगे तो इसने कितने निकाले, 24,000 रुपए। ठीक है, फिर उसके बाद जी कंडीशन, जी के बाद आता है एस, सेम एस का कुल आहरण। एस का कुल आहरण कितना होगा, यानी एस टोटल ड्रॉइंग्स ए का है 3,000 रुपए हर महीने के अंत में। हर महीने मतलब पूरे 12 महीने तक, चाहे वो फर्स्ट तारीख को निकालो, मिडिल को निकालो या लास्ट को निकालो, प्रत्येक महीना बोल दिया मतलब आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना है, 3,000 रुपए है और 12 महीने तक मल्टीप्लाई किया है, कितने हो जाएंगे ये 36,000। ठीक है, 36,000। और नेक्स्ट सी का अपना ये निकालते हैं, टी का प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए निकालने हैं। यहाँ लिखेंगे टी टोटल ड्रॉइंग या टी का कुल आहरण। टी ने कितना 1,000 रुपए निकाला है, तो 1,000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000। ठीक है, अब इस पे निकालेंगे हम आहरण पर ब्याज। ठीक है, आहरण पर ब्याज का फॉर्मूला क्या है, कुल आहरण। तो इस जी ने कुल कितना आहरण किया था, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए निकाले ना, यहाँ लिखिए 24,000 इंटू रेट अपॉन 100। रेट क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 12%। कितनी दे रखी है, 12% पर एनम। यहाँ लिखेंगे 12% मतलब अपॉन 100 इंटू औसत अवधि। औसत अवधि क्या निकली थी जी की, 12 महीने हैं, +1 करना है तो 13 हो जाएंगे और 13 में 2 का डिवाइड करना है। एवरेज निकालने के लिए डिवाइड 2 करना है, कितना आ जाएगा 6.5। तो यहाँ आ जाएगा 6.5 डिवाइड बाय 12। सेम ऐसे ही करेंगे एस के लिए। तो 36,000 टोटल ड्रॉइंग अमाउंट हो जाएगा इंटू 12 अपॉन 100 हो जाएगा। 36,000 इंटू 12 अपॉन 100। अब निकालना है अपने को औसत अवधि यानी एवरेज मंथ। अब देखिए एवरेज मंथ इस एस के लिए क्या बोल रहे हैं, एस प्रत्येक माह के अंत में 3,000 रुपए निकाल रहा है। तो क्या आ रहा है, अंत में। और अपने को पता है कि फर्स्ट तारीख होता है तो +1 करते हैं और लास्ट तारीख होती है तो -1 करते हैं। तो यहाँ अंत का मतलब लास्ट तारीख ही है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें -1 करेंगे। तो 12 महीने टोटल होते हैं, उसके अंदर अगर एक महीना माइनस कर देते हैं तो अपने पास 12 माइनस 1 अपन ने करके देखा था, कितना आया था 11। और 11 एवरेज निकाल रहे डिवाइड बाय 2, इसका मतलब क्या आएगा 5.5। यानी कि अब यहाँ जो एवरेज मंथ आएगा अपना कितना आएगा 5.5। क्यों आया 5.5, क्योंकि ये लास्ट तारीख को विड्रॉ कर रहा है, इसलिए 12 में से 1 माइनस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5.5 डिवाइड बाय 12, यानी 12 महीनों में से 5.5 एवरेज मंथ आ जाएगा। और एक आ रहा है लास्ट में कि टी प्रत्येक माह के मध्य में 1,000 रुपए निकाल रहा है। तो इस तरह से इसमें 12,000 रुपए निकाल लिए हैं। 12,000 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 पे 12% तो ब्याज दर दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर, है ना। फिर 12/100 इंटू, अब इसका एवरेज मंथ कैसे निकालेंगे, ये मिडल है और मिडल में क्या करते हैं +0 करते हैं, यानी कि ना तो -1 करेंगे और ना +1 करेंगे। क्या करेंगे, या तो -0 करो या +0 करो, बात तो एक ही है। तो 12 में +0 करो या -0 करो, तो 12 या ना, और 12 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 6/12। चलिए अब इसको शॉर्ट करते हैं। तो 24,000 1200 6.5 डिवाइड बाई 12। देखिए सबसे पहले कटने वाली चीजें कौन कौन सी है जिनको काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 1 जा 1 और 12 1 जा 1, यानी 12 एकम 12 और 12 एकम 12 दोनों ने एक दूसरे को काट दिया। फिर अपने पास देखिए यहाँ पर पॉइंट उड़ाएंगे, यानी 6.5 है ना, तो पॉइंट उड़ते ही नीचे आ जाएगा इंटू 10, मतलब
पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट के बाद कितना है, एक डिजिट है इसलिए अपन 1 0 लगा देंगे। फिर अब देखिए यहाँ 3 0, 1 2 और 3, 1 2 और 3 0 से कट गए। अब अपने पास क्या बचा अमाउंट, यहाँ देखिए 24 मल्टीप्लाई बाय 65, कितना बचा 24 मल्टीप्लाई बाय 65। फिर नेक्स्ट इसी तरह से इसको भी शॉर्ट करते हैं, पॉइंट 5 है, पॉइंट उड़ाएंगे या तो नीचे 0 लिख सकते हैं या इंटू 10 लिख सकते हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ देखिए 120 कटेगा 10 बार तो 12 कटेगा 1 बार। फिर यहाँ देखिए 1 2 और 3 0, 1 2 और 3 0। अब अपने पास यहाँ अमाउंट बचेगा 36 इंटू 55, ठीक है, 36 इंटू 55। नेक्स्ट देखेंगे अपन 12,000। अब 12,000 में यहाँ देखिए 12 से 12 पहले तो इसको काट दो, ठीक है, फिर उसके बाद 2 0 से 2 0 खत्म। अब यहाँ आपके अमाउंट बचेगा 120 इंटू 6, कितना बचेगा 120 इंटू 6, ठीक है। अब हम इनको एक रफली नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ठीक है। अब इसका अंदर आंसर आ जाएगा 1560, कितना आएगा 1560। 36 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1980 और 120 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 720 रुपए। तो इस तरह से इन तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इतना बनेगा 1560, 1980 और 720 रुपए, ठीक है। आ गया समझ में दोस्तों? चलिए एक बार वापस रिवाइंड कर लेते हैं। क्या था इस क्वेश्चन के अंदर कि जी जो था वो पहली तारीख को, हर महीने की पहली तारीख को 2000 निकाल रहा था। इस तरह से उसने पूरे 12 महीने तक निकाले पैसे, कितने निकाल लिए 24,000 रुपए, ठीक है। अब 24,000 को अपन देखेंगे कुल आहरण की राशि में, तो कुल आहरण 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12/100 जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, 12/100 इंटू 6.5 कहाँ से आया, ठीक है। 6.5 अपने यहाँ पर लिखा है औसत अवधि, तो औसत अवधि के थ्रू निकालेंगे। तो औसत अवधि क्या करेंगे, 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 12 और 1 13 डिवाइड बाई 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 6.5, क्योंकि पहली तारीख को है, ठीक है। फिर इसको अपन जब सॉल्व करेंगे तो फिर काट कटाने के बाद अपने पास 24 इंटू 65 बचेगा और उसके बाद लास्ट में आंसर आएगा 1560 आहरण पर ब्याज किसका, जी का। फिर इसी तरह से एस का भी निकालेंगे। अब एस के लिए वर्ड क्या लिखा है, अंत में, यानी कि लास्ट तारीख को है, और यहाँ पर एवरेज मंथ निकालने के लिए -1 करेंगे, ठीक है। तो 3000 इंटू 12 मंथ तक निकाले तो 36,000 यानी टोटल 36,000 रुपए इसमें निकाल लिए हैं। और 36,000 इंटू 12/100 जो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इंटू 5.5 जो अपने को निकालना है, क्या किया था निकालने के लिए 12 - 1 डिवाइड बाय 2 किया था, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर 1980 रुपए, ठीक है। फिर उसके बाद टी प्रति माह के मध्य में यानी कि मिडल में 1000 रुपए निकालता है। 1000 12 महीने तक निकालेगा, 12,000 रुपए हो गए, ठीक है। 12,000 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। यहाँ 6 क्यों आया, क्योंकि 12 डिवाइड बाय 2 जब करेंगे तो एवरेज मंथ आ जाएगा 6 मंथ, ठीक है। तो फिर यहाँ जब काटेंगे ये सारी संख्याओं को तो यहाँ बचेगा अपने पास 120 इंटू 6, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 720 रुपए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने निकाला था एवरेज विधि से ब्याज कैलकुलेट करना, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट किया था। अब और भी इसके वीडियो देखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार वापस देखिए, और अगले वीडियो और भी देखने के लिए हम बनाएंगे, आप जिनको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।